हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम टर्म 2 का सीबीएसई के द्वारा इशूड जो सैंपल पेपर है क्लास 12 ज्योग्राफी का, उस सैंपल पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपका टर्म 2 का ज्योग्राफी का 100% सिलेबस कंप्लीटेड है विथ मैप वर्क। मैंने आपको कंप्लीट मैप वर्क दे दिया है। हर चैप्टर का मसाला रिवीजन, हर चैप्टर को हमने 15 से 20 मिनट में चैप्टर को समझ लिया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन, वन शॉट रिवीजन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा हो, एंड स्पेशली मैप वर्क वाला नहीं देखा हो, तो आप पहले जाके उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। सारे वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स पर अपलोडेड है। इस वीडियो में जो सीबीएसई के द्वारा इशूड जो आपका ज्योग्राफी का सैंपल पेपर है, हम उसे सॉल्व करेंगे। आपका हो गया है सिलेबस कंप्लीट, पढ़ना लिखना बहुत हो गया। अब बारी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और समझने की कि हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बताने की जरूरत नहीं है, आई होप अब तक आपने तैयारी कर ली होगी, लेकिन तो भी आपका पेपर 35 नंबर का रहेगा, 35 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 5 मार्क्स का मैप वर्क है और 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल कुछ इस तरीके से 35 मार्क्स का आपका पेपर होना है। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, दैट इज ए बी सी डी एंड ई। 5 सेक्शन में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होना है। इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे पहले 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जो सेक्शन बी है वो क्या है, वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। जो सेक्शन सी है 5 एंड 6 आर शॉर्ट बेस्ड आंसर क्वेश्चन। ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। और ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये भी 3 नंबर का एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा और उससे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन डी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो मैप वर्क होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे अपलोडेड है मैग्नेट ब्रेन्स पे, उसमें मैंने आपको हर चैप्टर के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो अगर किसी को स्पेसिफिकली अगर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखना है तो उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपने वो नहीं देखे हो तो वो क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहां पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, तो आपको आंसर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यहां पे लिखना है। पहला सवाल क्या है, एक्सप्लेन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन। क्या सवाल पूछा गया है कि जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन है उसके आप कोई फीचर्स बताइए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज रहती है वो रहती है। यहाँ पे लोग माइग्रेट करके इन रीजन्स में आते हैं क्योंकि यहाँ पे रोजगार मिलता है। लेकिन अब वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहने लग गए, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, तो वहां पे क्या है, एक अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होने लग गया है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होने लग गया है। हम लोग देखते हैं लोग जो है वो बहुत बुरी स्थिति में वहां पे रह रहे होते हैं। हाई प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हाई डेंसिटी हाउसिंग ऑफन ऑफ इंफीरियर टाइप एंड पुअर सर्विसेज, अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, वेस्ट हीट एंड सो ऑन। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, तो जो यहाँ पे जो मजदूर वर्ग है, जो घर है वो इंफीरियर टाइप है और एक अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट है। वहीं इंडस्ट्री से इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वहीं इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं, वहां पे हम एक अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट देख रहे हैं। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन एंड डेरेलिक्ट एरियाज कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ फैक्ट्री। अब मान लो ये फैक्ट्रीज बंद हो गई, आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही तो यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, लेकिन कल को ये फैक्ट्रीज बंद हो गई तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। फैक्ट्री चल रही तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत रोजगार मिल रहा है, लेकिन यही फैक्ट्री बंद हो गई तो आपको क्या होगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लोगों की नौकरी चली गई, बेरोजगारी देखने को मिलेगी और लोग यहाँ से फिर दूसरी जगह माइग्रेट करके जाने लगेंगे। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट ही आपको लिखना है, ज्यादा समय नष्ट मत करना। आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत इजी है, लिख दो 4-5 पॉइंट। जब 2 नंबर का है तो 2 नंबर ही लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट, डिफाइन ट्रेजरी एक्टिविटीज। ट्रेजरी एक्टिविटी को हम सर्विस एक्टिविटी भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। यहां पे क्या होता है कि लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बदले में आप उसे पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में बिजली खराब हो गई, आपने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया कि भैया मेरे घर में आना, मेरी बिजली को सुधारना। इलेक्ट्रिशियन आया, उसने आपके घर की बिजली सुधारी, तो इलेक्ट्रिशियन ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, उसने आपके घर की बिजली सुधारी, उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। बदले में आपने क्या दिया, बदले में आपने उसे रुपए दिए।
होंगे, ठीक है। तो टर्जरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। टर्जरी एक्टिविटी इन्वॉल्व कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज rather than production of tangible goods. Common examples are of plumber, electrician, technician, launderer, barber, shopkeeper, driver, cashier, teacher, doctor, lawyer, publisher, etc. यहाँ पे टर्जरी एक्टिविटीज में कोई टेंजिबल गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा सामान नहीं बना रहे जिसे हम छू सके, यहाँ पे बस इंसान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बदले में आप उसे पे कर रहे हैं। आपकी टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रही है, बदले में उसे स्कूल वाले पे कर रहे हैं और स्कूल वाले को आप अपनी फीस के रूप में पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सर्विसेज के अकॉर्डिंग पे कर रहे होते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। डिफाइन टर्जरी एक्टिविटी है तो डिफाइन करो अच्छे से, और डेफिनेशन के साथ में अगर आप लोग एग्जाम्पल दे सको तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल से मार्क्स अच्छे मिलने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग। अब रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग में क्या है, द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल्स ऑफ गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर आर नोन एज retail trading, while wholesale trading constitute bulk businesses through numerous intermediary merchants। ठीक है, यहां पे है फैक्ट्री, यहां पे है फैक्ट्री, यहां पे है होलसेलर, ठीक है, और यहां पे है रिटेलर, और यह है कस्टमर, यह है कस्टमर, ठीक है। फैक्ट्री से सीधा सामान होलसेलर खरीदता है, होलसेलर सामान बल्क में खरीदता है, और यही होलसेलर फिर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानों में अपने सामान को सप्लाई करता है। जो आपकी कॉलोनी में जो दुकान है वो रिटेलर है, ठीक है। तो ये होलसेलर फैक्ट्री वाले से बल्क में सामान खरीदता है और आगे छोटे छोटे रिटेलर्स को सामान देता है। और हम सामान कहां से खरीदते हैं, हम इन्हीं दुकान से जाके खरीदते हैं सामान, ठीक है। तो कस्टमर डायरेक्टली सामान जो होता है वो रिटेलर से खरीदता है, और रिटेलर अपना सामान होलसेलर से खरीदता है, और होलसेलर बहुत सारे रिटेलर्स में अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट करता है। 2 नंबर का सवाल है, 2 पॉइंट लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अगर पैरा नहीं लिख के हम लोग 2 पॉइंट लिख देंगे डिफरेंशिएट करके तो दैट विल बी गुड इनफ, ठीक है। क्लियर हुआ, ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन स्टोर में क्या डिफरेंशिएशन है, आप ये समझो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सारे सामान होते हैं, ठीक है। ऐसा समझते हैं कि एक है डिपार्टमेंटल स्टोर और दूसरा है चेन स्टोर, ठीक, ये हो गया चेन स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है, यहां पे हम लोग देखते हैं कि एक फ्लोर पे सिर्फ किराना मिल रहा है, एक फ्लोर पे सिर्फ किचन के सामान मिल रहे हैं, एक फ्लोर पे सिर्फ कपड़े मिल रहे हैं, एक फ्लोर पे सिर्फ शूज और जो फुटवेयर है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग सामान, मतलब एक बहुत बड़ा एक बिजनेस पार्क है और उस बिल्डिंग में हमें सारे सामान देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चेन स्टोर में क्या है, यहाँ पे एक ही काइंड का प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे अगर जूते मिल रहे हैं तो सिर्फ जूते ही जूते मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो फुटवेयर है तो फुटवेयर ही मिलेंगे, ये खाने का है तो सिर्फ यहाँ पे खाना ही खाना मिलेगा। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में हमें सभी सामान मिल रहे हैं। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो शहर के एकदम बीचों बीच सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, ताकि शहर के सारे लोग यहाँ पे आके सामान खरीद सके। ये प्रोमिनेंट लोकेशंस पे लोकेटेड रहते हैं। और जो चेन स्टोर होते हैं वो कहीं पे भी लोकेट रहते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। इनको जरूरी नहीं कि शहर के बीचों बीच रहें, लेकिन अधिकतर डिपार्टमेंटल स्टोर शहर के बीचों बीच रहते हैं ताकि जहां ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आ सकें। और चेन स्टोर ऐसे कि कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग इनकी लोकेशन डिसाइड हो जाती है। तो ये बन गए आपके यहाँ पे 2 पॉइंट, व्हाट आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड व्हाट इज चेन स्टोर। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बारी आ गई है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में हमें करना है क्वेश्चन का आंसर। ये रहा आपका पैराग्राफ, और जो पैराग्राफ है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे बेस्ड है। ये जो पैरा दिया है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे बेस्ड है। क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन्स टू मेक बाय हैंड।
However, now it includes goods made by machine. It is essentially a process which involves transforming raw materials into finished goods of higher value for sale in local or distinct market. मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली अगर मतलब देखो तो कोई भी सामान हाथों से बनाना, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बदल गया है। आज की तारीख में कि कोई भी गुड्स बनाना मशीनों के द्वारा, और मशीनों के द्वारा हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स हम लोग गुड्स बनाते हैं और फिर उसे हम लोकल और बड़े बड़े शहरों में बेचते हैं और अच्छे रुपए कमाते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पैरा, आपको एकदम यहां पे क्लियर। सेकेंड पैरा, conceptually an industry is a geographically located manufacturing unit maintaining books of accounts and record under a management system. As the term industry is comprehensive, it is also used synonymous with manufacturing. When one uses terms like steel industry and chemical industry, one think of factory and processes. But there are many secondary activities which are not carried on in the factory, such as what is now called as entertainment industry and tourism industry. So for clarity, longer expression manufacturing industry is used. अब यहाँ पे ये वाला जो पैरा ये क्या समझा रहा है, ये वाला पैराग्राफ आपको मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के वर्ड का डिफरेंस बता रहा है। हमने बहुत बार सुना होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वहां पे कुछ सामान बन रहा है ना, कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। हमने बहुत बार शुगर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, यहाँ पे कुछ सामान बन रहा है। तो इंडस्ट्री से आप लोग हमेशा फैक्ट्री को मन में लेके आते हैं। जैसे ही मैंने बोला इंडस्ट्री तो आपके मन में क्या आया, आपके मन में आया फैक्ट्री, लेकिन जो वर्ड इंडस्ट्री है वो फैक्ट्री को डिनोट नहीं करता है, वो और भी बहुत सारी चीजों को डिनोट करता है, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री सुनते हो कि नहीं सुनते हो, टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सब किसका पार्ट है, ये सब टर्शरी एक्टिविटी का पार्ट है। तो इंडस्ट्री एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसलिए शब्द यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत छोटा टर्म है, इंडस्ट्री एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत नैरो वाला टर्म, एक बहुत नैरो टर्म है। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में और जब डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तब भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं? मैन्युफैक्चरिंग मतलब टू मेक बाय हैंड, नाउ इट इंक्लूड्स गुड मेड बाय मशीन्स। ठीक है, ये रहा। आप मैन्युफैक्चरिंग से क्या समझते हैं? ये पैराग्राफ में ही आंसर रहा। ठीक है, ये पैराग्राफ में ही आपको यहां पे आंसर मिल गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन, एक्सप्लेन वन विद सूटेबल एग्जांपल। मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन होता है, आप एक सूटेबल एग्जांपल से बताओ। इसका सबसे अच्छा है कि जो कॉटन है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फैब्रिक में। खेत से आपने कॉटन ली, उसको आपने कहां पे भेजा, कॉटन रोल निकाला और उसको आपने फैक्ट्री में भेजा तो उसका कपड़ा बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है कि कोई भी प्राइमरी से सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो कन्वर्ट हो रहा है उसका एक एग्जांपल बताओ। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन, मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन ऐड होता है। एक्सप्लेन वन विद सुटेबल एग्जांपल। इट इज एसेंशियली अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड फॉर हायर वैल्यू। एग्जांपल, रॉ कॉटन इज ट्रांसफॉर्म्ड टू मोर वैल्यूएबल थ्रेड्स एंड थ्रेड्स आर फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड टू अ मोर वैल्यूएबल फैब्रिक। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पे ये एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे आपको? एक नंबर मिलेंगे, तो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखना, पेज भरने में मत रह जाना। क्लियर? टाइम मैनेज करना है आपको, एग्जाम हॉल में टाइम आपको मैनेज करना है। नेक्स्ट, नेम टू इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सर्विसेज रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, दो इंडस्ट्री, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, कोई दो इंडस्ट्रीज के बारे में बताओ जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई गुड्स नहीं बना रहा है, कोई सामान नहीं बना रहा है। तो पैराग्राफ में दिया था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट सेक्शन पे ही चले गए, सेक्शन नंबर सी, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये कितने नंबर का है? ये 3 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे कितने नंबर का पड़ेगा हमें? एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें 3 नंबर का पड़ेगा। रोड ट्रांसपोर्ट प्ले अ वाइटल रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड टूरिज्म इन द वर्ल्ड, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। देखो, रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम देखें प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड टूरिज्म इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर रोड्स वगैरह अच्छे होते हैं तो लोग घूमने जाते हैं, जहां के रोड अच्छे होंगे हम वहीं जाएंगे, खराब वाली रोड में तो जाएंगे नहीं। ट्रेड वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं कि रोड्स के माध्यम से, अगर हम फॉरेन ट्रेड देखें तो फॉरेन ट्रेड में भी अगर देखो, मान लो
मैं ऐसे बताता हूं, अगर हमें मुंबई से सामान मुझे कहां भेजना है, मुझे मुंबई से सामान यहां से मैंने भेज दिया यूएसए, ठीक है। जब मैं मुंबई से सामान यहां यूएसए भेजूंगा तो ये ऐसा तो नहीं कि सामान मुंबई में बना, ये सामान कहीं गुजरात से आ रहा था तो गुजरात से ये ट्रक में आया, ट्रक में यहाँ पोर्ट पे सामान को हमने उतारा और फिर यहाँ यूएसए भेजा। और यूएसए में भी ऐसा तो नहीं है कि पोर्ट के पास में मार्केट है, यहां से वो फिर ट्रांसपोर्टेशन लेके आगे मार्केट में सामान सप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड के लिए और टूरिज्म के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Transport is a service for facility by which people, material and manufactured goods are physically carried from one location to another. सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, आप क्लास 12th में हो, तो यहाँ पे एक लाइन में आप लोग क्या दोगे, एक लाइन में आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दोगे, एक छोटा सा इंट्रो वाला पार्ट दोगे। तो पहले आपने दे दिया एक छोटा सा इंट्रो वाला पैराग्राफ कि ट्रांसपोर्ट क्या है। It is an organized industry created to satisfy man's basic need of mobility. Modern society requires speedy and efficient transport system to assist in production, distribution, and consumption of goods. At every stage in this complex system, the value of material is significantly enhanced by transportation. The opening up of tourist area has been aided by improvement in transport facility. Travel is easier by car with better roads and system. ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इन्होंने और क्या बताया कि ट्रांसपोर्टेशन देखो हर जगह लगता है। इसको आप फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि रॉ मटेरियल हमें यहाँ था, रॉ मटेरियल हमने लिया, रॉ मटेरियल लिया मैंने दिल्ली से सामान रॉ मटेरियल पहुंचा मुंबई। मुंबई में क्या हो रहा है, मुंबई में हमने देखा कि यहाँ पे सामान बन रहा है, यहाँ से सामान बनने के बाद वो कहाँ गया, यहाँ मार्केट में भेजा, तो मार्केट में फिर ट्रक से सामान गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो सामान जो बाजार में बिकता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट एडेड रहती है। ये जो मैन्युफैक्चरर है ये क्या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा खुद अपने जेब से भरेगा? जी नहीं। जो आपको प्रोडक्ट दिखता है कि ये जो सामान 50 रुपए का है, इस 50 रुपए में कहीं ना कहीं 5 से 10 रुपए ट्रांसपोर्टेशन की उसने पहले ही जोड़ लिए होंगे, ठीक है। समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर हम टूरिज्म की भी देखें और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे भी देखें तो जो फॉरेन टूरिज्म होता है, ठीक है, यूएसए से लोग आ गए इंडिया में दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड किए, तो दिल्ली तो नहीं घूमेंगे, दिल्ली घूमने के बाद वो आगे भी तो जाएंगे, तो आगे रोड अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी होगी, कार बसेस सर्विसेज अच्छी होगी, तो लोग उससे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टूरिज्म में भी हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Satellite and computers have brought a revolutionary change in present life to the people. Elaborate the statement with example. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा कि सैटेलाइट ने क्या किया है, सैटेलाइट ने और कंप्यूटर्स ने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज लेके आया। सबसे पहले कैसा चेंज, आप जो आज आप टीवी देख रहे हो वो आप किसके माध्यम से, ये सैटेलाइट के माध्यम से देख रहे हो। न्यूज वगैरह जो आप लोग सुन रहे हो कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ गई, ये हो गया, कैसे पता चला बाढ़ आ गई है, वो सैटेलाइट है, वो मॉनिटर कर रहा है कि समुद्र में पानी कितना तेज, समुद्र में लहरें बहुत तेजी से इंडिया के टुवर्ड्स बढ़ रही है। आपने देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में हमारी सेना दोनों एकदम आमने सामने आ गई है। कैसे पता चला न्यूज रिपोर्टर वाले को? कोई वहां पे देखने गया था क्या बॉर्डर पे? नहीं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से पता चला। तो हमने देखा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने क्या कर दिया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने हमें ये सारी चीजें बता दी। वेदर फॉरकास्टिंग आप लोग लिख सकते हो। वेदर फॉरकास्टिंग से क्या होगा कि हम लोग बोलते हैं कि सुनामी आने वाली है तो लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाता है, ठीक है, लोगों की जान पहले से बचा ली जाती है। पहले से बोल देते ना कि बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, अब बाढ़ आने वाली है तो जो वहां समुद्र के आसपास के इलाके में जो गांव रहते हैं उनको हम लोग वहां से हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक इनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला। अब जो सैटेलाइट ने और क्या किया है, इन्होंने एक तो है ना, इन्होंने हमें जो सारी इंफॉर्मेशन है वो फिंगर टिप्स पे दे दी है। तो इन्होंने हमारा क्या किया है, इन्होंने हमारा जो टाइम है वो बहुत सारी चीजें बचा दी है। क्लियर है? ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। 3 पॉइंट लिख देना। एज बिलियंस यूज द इंटरनेट ईच ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर स्पेस के बारे में बताया कि साइबर स्पेस विल एक्सपांड कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमन, ईमेल, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, द इंटरनेट टुगेदर विद फैक्स, टेलीविजन, रेडियो विल बी एक्सेसिबल टू मोर पीपल, ठीक है, मोर कटिंग प्लेस अक्रॉस द time. It is in these modern communication system more than transportation has made the accept of global village a reality.
ठीक है। यहाँ पे फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने वही कि इंटरनेट, ई कॉमर्स वाली ये सारी चीजें इन्होंने बहुत ज्यादा आसान कर दी। कंप्यूटर्स ने, इंटरनेट ने, थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में लिख देना, कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट आ गई, सारी चीजें आसानी हो गई। सैटेलाइट्स के द्वारा हमें वेदर फॉरकास्टिंग, हम जो टीवी देख रहे हैं, जो सारी चीजें देख रहे हैं, ये उसके सहारे ही चल रही है। ठीक है। इवेल्युएट द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रोड्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में बताओ। सबसे पहले रोड बनता है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें लगे तो रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात, जब रोड्स बन रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कनेक्टिविटी, ठीक है, जो रूरल इंडिया है उसको अर्बन इंडिया से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो रही है। अब रोड बन गया, पक्के रोड बन गए, लोग शहर आने जाने लगे, वहां धीरे धीरे बिजली पहुंचेगी, रोजगार मिला लोगों को, वहां पे डेवलपमेंट होगा, वहां पे गवर्नमेंट कुछ और स्कीम्स लेके आएगी, ठीक है। अगर टूरिस्ट प्लेस होगी तो वहां लोग घूमने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी बढ़ ही रही है। ठीक है। इंडिया हैज सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। सबसे बड़ा कहां पे, सबसे बड़ा यूएसए में है, ठीक है। इट प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड हेंस एडवांसमेंट ऑफ रूरल इंडिया अकर्स, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड फ्रॉम पोर्ट्स टू देयर डेस्टिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बेटर रोड कनेक्टिविटी सो दैट टाइम, फ्यूल एंड मनी कैन बी सेव्ड एंड हेंस अल्टीमेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकर। अब रोड अच्छा होगा तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो फटाफट पहुंचेंगे, लोग एक अच्छे से ट्रेवल करेंगे, ट्रेड ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बूस्ट ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये बताया गया कि आप ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एरिया, माउंटेन रीजन्स को भी हम लोग रोड से कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? जैसे नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर में हम लोग देख रहे हैं कि माउंटेन एरिया होने की वजह से वहाँ रोड इतने अच्छे नहीं बने थे, लेकिन अब वहाँ रोड अच्छे बन रहे हैं तो वहाँ भी गुड्स जा रहे हैं, वहाँ भी इंडस्ट्रीज खुल रही है, तो अल्टीमेटली उस रीजन का भी डेवलपमेंट हो पा रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। इंटरस्टेट कनेक्शन के लिए, इंटरस्टेट ट्रैवल के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जाना है उसके लिए, ठीक है, ये सारी चीजें के लिए बहुत अच्छा है। इवन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी चीजें बहुत सही है। अगर कुछ डिफेंस के गुड्स वगैरह में मूव करना है और रोड्स अच्छे से बने हो तो फटाफट हमारे सामान पहुंचेंगे ना वहां पे। क्लियर है, ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। इसी के साथ हमारा होता है सेक्शन सी भी कंप्लीट। अब बारी आती है सेक्शन डी की। सेक्शन डी में क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का है, 2 क्वेश्चन आने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन में चॉइसेस नहीं मिलेगी, आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस में ही चॉइसेस है। आप ये मत देखना कि आपको हर क्वेश्चन में और करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन में ही चॉइसेस दी गई है। नाउ यहाँ पे हाउ डू, पहला क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 और लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू क्वाटरनरी सर्विसेज डिफर फ्रॉम टर्शरी सर्विसेज, गिव 3 रीजन व्हाई दिस सर्विस सेक्टर इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री इज ग्रोइंग फास्टर देन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब यहाँ पे क्या सवाल पूछा गया है, यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि कैसे क्वाटरनरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर से डिफरेंट है और कैसे ये सेक्टर जो है, ये टर्शरी और क्वाटरनरी सेक्टर कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा डेवलप हो रहा है। देखो, जो क्वाटरनरी सर्विसेज होती है वो क्या, वो नॉलेज और एजुकेशन पे बेस्ड होती है। यहाँ पे नॉलेज और एजुकेशन, लाइक आप जो एमएनसीज में लोग, जो आप लोग देख रहे हो, जो सीए है, जो टीचर्स हैं, जो लॉयर है, तो जहाँ एजुकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट वाली बात आ जाती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये क्वाटरनरी सर्विसेज में आ जाता है। और टर्शरी सर्विसेज में क्या होता है कि जो लोग जो कि नॉर्मली जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये टर्शरी सर्विसेज में डाल देंगे। लेकिन जहाँ नॉलेज, एजुकेशन, ये वाली चीजें आ जाएगी, वहां हम क्या करेंगे, वो क्वाटरनरी सर्विसेज में आता है। और अभी यही के यही क्यूनरी सर्विस भी समझ लो, जो हाईएस्ट प्रोफेशनल मेकिंग होते, जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, जो कि पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट पेइंग जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, जो कि पॉलिसीज बना रहे हैं, वो आते हैं क्यूनरी सर्विसेज में। क्लियर है, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्यूनरी का डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये सवाल है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ये सेक्टर कैसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। टर्शरी सेक्टर देखिए, क्वाटरनरी सेक्टर देखिए, तो ये ज्यादा ग्रो क्यों कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग देखो ग्रो कर रही है, नो डाउट, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ सामान ही थोड़ी ना बनाना है। आपने सामान बनाया, सामान बनाने के बाद में आपको सेल्स भी तो टारगेट करनी है। अब सेल्स टारगेट करने के लिए आप लोग अच्छे अच्छे जो MBA करे हुए लोग रहते हैं, आप उनको लेके आओगे कि भैया हमारी सेल्स बढ़े, तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को
चलाने के लिए भी आपको पीछे बैकएंड पे मैनेजमेंट की टीम लगती है। तो जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ रही है उतनी ज्यादा इनकी मैनेजमेंट की टीम भी बढ़ रही है। अब आजकल जो जितना भी काम है वो अधिकतर काम मशीन्स के द्वारा हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन सेल्स कैसे टारगेट करें, ये तो इंसान ही करेगा ना। उसका फाइनेंशियल मैनेज करना उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, उसके टैक्स रिटर्न फाइल करना, ये सीए करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सेक्टर दूसरे सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि सर्विसेज भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ी, आप लोग देख रहे होंगे आपके आसपास में बिल्डिंगें बन रही है, घर बन रहे हैं, तो वहां पे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन इनकी जरूरत लग रही है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब मेडिकल सर्विसेज ही देख लो, हम लोग देख रहे हैं कि कितने सारा हॉस्पिटल्स वगैरह आ गए, तो डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में आप उन्हें फीस दे रहे हो। बाहर हमने फॉरेन टूरिज्म भी देखा है ना, हमने ये भी देखा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से लोग अपना इलाज आके यहाँ पे करवा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है। तो ये आंसर आप लोग लिख लोगे, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको इसके आंसर्स में क्या लिखना है, वो लोग आप इसमें एक बेहतर आंसर लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग हार्मफुल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, इवेल्युएटेड बाय साइटिंग सुटेबल रीजंस। ठीक है, जो प्लास्टिक बैग है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो इन्वायरमेंट में रहेगा तो नष्ट ही करेगा, ऐसा नहीं है कि वो उस सॉइल में मिल के और घुल मिल जाएगा, बहुत सालों लग जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें प्लास्टिक डेब्रीज हर जगह, चाहे एंटार्क्टिका देख लो चाहे आर्टिक, हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक्स ने और तो और हमारी रिवर इन सबको भी पल्यूट कर दिया है। अब जो प्लास्टिक जो रहती है, मान लो आपने नदी में फेंकी, तो वहां पे अगर उसे फिश ने खा लिया और बाद में वही फिश आप लोग खा रहे हो, तो ये एक बहुत लंबी साइकिल है, और इस साइकिल में कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी इंपैक्ट करता है। साथ ही साथ जो हम लोग जो जानवर वगैरह देखते हैं रोड पे, उन्होंने खा लिया तो उनकी मृत्यु होना दिखती सी बात है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स इनडाइजेस्टेबल फूड चेन में प्लास्टिक रह जाती है। ठीक, तो प्लास्टिक का आप लोग लिख लोगे। प्लास्टिक की जगह क्या हो रहा है, प्लास्टिक की जगह हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बार बार आती है, प्लास्टिक बैन करती है। वो झोले, वो जो हम लोग देखते हैं ना, वो जूट के झोले वगैरह, उनका प्रचार कैसे न कैसे करना, लेकिन वो कुछ समय तक ही चल पाता है। तो हम सारी चीजें हम गवर्नमेंट से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ चीजें हमें खुद भी तो करना होगा। आप सारी चीजें आप गवर्नमेंट पे थोड़ी ना छोड़ सकते, कुछ चीजें हमें खुद भी करना होगा, तो एक वो वाली बात भी आ जाती है। ठीक है, जो फ्लोटिंग प्लास्टिक वेस्ट विच कैन सर्वाइव थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन वाटर सर्व एज अ मिनी ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस फॉर इन्वेसिव स्पीसीज डिस्टर्बिंग हैबिटेट्स। ठीक है, प्लास्टिक बरी डीप इन लैंडफिल कैन लीच हार्मफुल केमिकल एंड स्प्रेड थ्रू ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो प्लास्टिक जो वहां पे रह गई है, जो ग्राउंड में जो अंदर दब गई है, उसमें हम लोग देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड वाटर में जाके उसको इम्पैक्ट करेगी। तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, और ये आप लोग बहुत बढ़िया से लिख लोगे। इसके थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव वाला भी लिख देना, तो एक आपका आंसर बहुत बढ़िया यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्पोजल ऑफ अर्बन वेस्ट हैव बिकम अ सीरियस कंसर्न फॉर लोकल अथॉरिटीज, एनालाइज द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। अब जो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल है, मतलब जो शहर से जो कूड़ा कचरा निकल रहा है, एक तो डोमेस्टिक होता है और एक इंडस्ट्रियल होता है, दो जगह से शहर में कूड़ा कचरा निकल रहा होता है। तो डोमेस्टिक वाला तो हम लोग देख रहे हैं कि घर में आजकल तो वो स्वच्छ भारत अभियान वाली गाड़ी आने लग गई है, हर शहर का अपना अपना है, गाड़ी वाला आया जाके कचरा निकाल, मतलब हर शहर के अपने अपने गाने हैं ना, तो वो गाने बजते हैं, हम लोग कचरा देके जाते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि कचरा लेकिन कहीं रोड पे हमें मिल जाता है, फिर बारिश वगैरह आती तो वो कचरा बारिश में कहीं इधर उधर जा रहा है, उसमें इंसेक्ट्स बैठ रहे हैं, फिर वो आपके घर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को ही खराब कर रहे हैं। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें भी केमिकल और बहुत सारी चीजें होती है, वो कि इन्वायरमेंट को वैसे भी हार्मफुल होता है, उसको आप कहीं पे भी फेंक रहे हो तो वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इंपैक्ट कर रहा है। और अच्छा, इन वेस्ट को अगर हम लोग कलेक्ट कर ले, अगर लोकल बॉडीज इनको कलेक्ट करके, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। ध्यान करो, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो वेस्ट है, इन वेस्ट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन वेस्ट से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, इन वेस्ट से सीधी एनर्जी बन सकती है। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग लिख दोगे कि अर्बन एरिया आज के टाइम में बहुत कंजेस्टेड है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आबादी है, तो उतना ही वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को मेंटेन करना। गांव में तो खुली जगह रहती तो लोग उसे कैसे भी फेंक देते कर देते, यहाँ पे तो खुली जगह भी नहीं है ना, फेंकना तो वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ तो खुली जगह भी नहीं है। साथ ही साथ में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रोड्स वगैरह भी
उतने वो नहीं, फिर वो नाली में जा रहे हैं, आप कहीं भी फेंक रहे हो, फिर बारिश वगैरह, ये सारी समस्याएं आप लिखेंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला लिखेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट में केमिकल और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर सकता है, इसको कलेक्ट करके और क्या करे, इसकी एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट भी कहीं ना कहीं क्या होगा, ये वेस्ट से हम कहीं ना कहीं एनर्जी को डिराइव कर लेंगे। क्लियर है? ये वाला आंसर भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे से लिख लोगे। मैं आपको एक ओवरव्यू देते चल रहा हूं किस आंसर में आप लोग क्या पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमांड एरिया रिक्वायर मेजर थ्रस्ट अपॉन मेजर्स टू अचीव इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हाईलाइट द मेजर प्रपोज टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कमांड एरिया ऑफ इंदिरा गांधी राजस्थान कैनाल। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इंदिरा गांधी राजस्थान कैनाल जो है उसमें कौन कौन से मेजर्स अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चलते। इंदिरा गांधी राजस्थान कैनाल, जिसको कि हम नहर बोलते हैं हिंदी में, उसको बना तो दिया, उसके बहुत सारे फायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। अब उन नुकसान को कैसे कम किया जाए और उसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कन्वर्ट किया जाए, मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए कि इन्वायरमेंट में कम से कम नुकसान और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में 7 पॉइंट दिए हैं, उन 7 में से आप कोई भी 5 पॉइंट लिख देना। ठीक है, यहाँ पे सातों के सातों पॉइंट मेंशन है, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कोई भी 5 पॉइंट लिख देना उसमें। ठीक है, पहला क्या है, एक तो स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज का। ठीक है, वो क्रॉप्स नहीं लगानी चाहिए जिसमें पानी ज्यादा है, सिट्रस फूड्स वगैरह, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह लगाओ जिसमें पानी कम लगे। इसके बाद में हमें क्या देखना है, इसके बाद में हमें ये देखना है कि हमें ये देखना है कि हर लैंड में इक्वल पानी, इक्वल वाटर मिले। अब ऐसा नहीं हो कि जो पानी है वो ऊपर के जो किसान है, मतलब यहाँ से अगर ये कैनाल है तो ये वाले किसानों ने ज्यादा ले लिया और नीचे वैसे ही पानी का बहाव कम हो गया तो इनको पानी कम मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ जो पानी है वो सभी लोग इक्वली ले, सारे लोगों को इक्वली यहाँ पे पानी मिले। क्लियर है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई, सभी लोगों को यहाँ इक्वली पानी मिले। द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। जो वाटर लॉगिंग और जहाँ पे सॉइल सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो गई है उसको, उस एरिया को रिक्लेम करना चाहिए, वहां की प्रोडक्टिविटी इंश्योर वापस करनी चाहिए। ए फॉरेस्टेशन करना चाहिए, द इको डेवलपमेंट थ्रू ए फॉरेस्टेशन, शेल्टर ब्लेड प्लांटेशन, पेस्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, ए फॉरेस्टेशन वगैरह करना चाहिए जिससे कि पेड़ वगैरह लगाना चाहिए जिससे कि जो इन्वायरमेंट जो नष्ट हुआ है उसे हम कहीं ना कहीं सही कर सकें। सोशल सस्टेनेबिलिटी इन रीजन कैन बी अचीव ओनली इफ लैंड्स अलॉट हैविंग पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर प्रोवाइडेड एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अब आपने पानी पहुंचा दिया, पानी से खेती नहीं होती है। अब जो छोटे छोटे किसान है आपको उसको क्या करना है, आपको छोटे छोटे उसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कुछ कुछ इक्विपमेंट्स भी देना है, नहीं तो वो पानी खेत में ज्यादा बहा देंगे और इक्विपमेंट ही नहीं है। तो खेती में सिर्फ पानी के साथ साथ इक्विपमेंट की भी आवश्यकता है, तो वो दीजिए, तो वो कम पानी में भी बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या होना है, गवर्नमेंट को डाइवर्सिफिकेशन पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे, पानी आ गया बिल्कुल, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ मार्केट ओपन अप करके ताकि डाइवर्सिफिकेशन और उस एरिया का डेवलपमेंट हो और सिर्फ वो एरिया सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना रहे। ऐसे करके आप कोई भी 5 पॉइंट लिख देंगे और इसके साथ में आपका ये वाला आंसर भी समाप्त हो गया। अब हम आ गए हमारे फाइनल सेक्शन, दैट इज मैप वर्क पे। मैप वर्क का आपको कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मिल चुका है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लेना, और उसके बाद में भी मतलब नहीं देखा हो तो उसको देख लेना, मैग्नेट बेस पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अब बारी है मैप मार्क करने की। ऑन द आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इंडिया इंडिकेट द फॉलोइंग फीचर्स। हमें फॉलोइंग फीचर्स, मैप आपको सिर्फ इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक का आना है। ठीक है, हमें मैप में क्या क्या मार्क करना है, आयरन और माइन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की आयरन और माइन कौन सी है, छत्तीसगढ़ की आयरन और माइन को मार्क करना है, कौन सी है, बैलादेला है ना, बैलादेला है छत्तीसगढ़ में, वो हो गया। द नेक्स्ट इज ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश। ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश कौन सी है, मथुरा, मथुरा में है। ठीक है, द लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइंस, लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइंस, ये तो मैंने आपको मैप वर्क में चिल्ला चिल्ला के बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइंस इज इन तमिलनाडु, नैवेली। तो ये 3 को हम मार्क करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा बैलादिला। ठीक है, यहाँ पे हमें बैलादिला देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या है, मथुरा देखने को मिलेगा, ऑयल रिफाइनरी। देन लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइंस, लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइंस हमें यहाँ पे नैवेली में यहाँ देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्टर्न मोस्ट में ये ईस्ट हो गया, मैंने आपको डायरेक्शन का बताया था, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट कॉरिडोर ऑफ नॉर्थ ऑफ
वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ये तो वेस्ट हो गया। ईस्टर्न मोस्ट में हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलचर है, तो यहाँ पे ये हो गया सिलचर। एक लोकेशन ये है, एक लोकेशन ये है, एक लोकेशन ये, 4 लोकेशन हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। सदर्न मोस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी कनेक्टेड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ओल्डेस्ट कॉपर माइन ऑफ राजस्थान, ओल्डेस्ट कॉपर माइन ऑफ राजस्थान, ठीक है। सदर्न मोस्ट सिटी कनेक्टेड बाय द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो सदर्न मोस्ट में मुंबई नहीं होगी, सदर्न मोस्ट में चेन्नई होगा, तो यहाँ पे है चेन्नई, तो यहाँ पे चेन्नई हो गया सदर्न मोस्ट सिटी। और राजस्थान में क्या बोला गया है, राजस्थान की कौन सी माइन बोली गई है, ओल्डेस्ट कॉपर माइंस, तो यहाँ पे कौन सी है, खेतरी है ना, यहाँ पे हो गई खेतरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैप वर्क पूरा यहाँ पे कंप्लीट। मैप वर्क का अगर वीडियो नहीं देखा हो तो कंप्लीट मैप वर्क का वीडियो ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स पर अपलोडेड है, उसे देख लेना। एक बार चेक करते हैं जो मैंने आपको आंसर बताया वो सही है कि नहीं है। आयरन ओर माइंस बेलादिला छत्तीसगढ़, सही जवाब, सही बताया मैंने। ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश मथुरा, एकदम सही है। लार्जेस्ट इग्नाइट कोल माइंस नईवेली, एकदम सही है। ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर, बिल्कुल सही है। सदर्न मोस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी कनेक्टेड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दैट इज चेन्नई, बिल्कुल सही। ओल्डेस्ट कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान दैट इज खेतरी, बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है। ये रहा यहाँ पे चेन्नई, नईवेली, बेलादिला, सिलचर, मथुरा, ठीक है, एंड खेतरी। ये हमने यहाँ पे कर लिया है पूरा मैप वर्क सॉल्व, और इसी के साथ में आपका होता है सैंपल पेपर कंप्लीट। आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दिया गया है। सो आई होप आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिया होगा। कुछ भी नहीं देखा तो मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। कम्युनिटी पोस्ट देखते रहिए, उसमें मैंने मसाला रिवीजन और बहुत सारी चीज़ें आपको करवाई है, तो आप उनके सहारे भी, उन कम्युनिटी पोस्ट के सहारे भी आपको लिंक्स मिल जाएगी, और वहाँ से नहीं मिले तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से देख लेना। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और जितने भी वीडियोज़ यहाँ पे हैं सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ऐसे ही सैंपल पेपर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।